हेलो स्टूडेंट्स। भाई बच्चा जी हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चा जी हम क्या करेंगे डिस्कस कॉचीज प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखो जरा क्या बोलता है कॉचीज प्रॉब्लम। इसको ये ऐसे भी पूछ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव कॉचीज प्रॉब्लम। ठीक है, और इसको ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। क्या बोलता है, इफ़ स्ट्रिंग रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट then prove that solution of one dimensional wave equation is u of x comma t is equals to this. Clear students? अब चलिए हमारे को बताना है कॉचीज प्रॉब्लम क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को, ठीक है, किसमें रेस्ट की पोजीशन में ले आएँ तो उसके पास जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बचेगा। क्लियर बचा जी? जिस स्ट्रिंग के लिए वेव इक्वेशन काम कर रही है अगर हम उसको रेस्ट की पोजीशन में रखें तो उसके पास जो फाइनल वाइब्रेशन रहेगी, इट मीन सोल्यूशन जो रहेगा वो ये रहना चाहिए। ठीक है, अब इसी की सेकंड स्टेटमेंट कोई ऐसे ही पूछ सकता है, शो दैट डी एलम्बर्ट सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज दिस। क्लियर स्टूडेंट्स? और वैसे ही नेक्स्ट इसने और एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बोलता है ऑब्टेन द डीएलएमवेट सोल्यूशन फॉर फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द कॉचीज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब अच्छा जी आपको एक वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन दे रखी है और इसका आपने डीएलएमवेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इन इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके लिए आपको ये इनिशियल कंडीशंस गिवन दे रखी है कि यू की वैल्यू ईटा ऑफ एक्स आप यूज़ कर सकते हो जब स्मॉल टी जीरो हो, और वैसे ही यू ऑफ टी की वैल्यू आप न्यू ऑफ एक्स यूज़ कर सकते हैं जब टी जो है वो ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे नीटा ऑफ एक्स और न्यू ऑफ एक्स आर एज्यूम टू बी ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पे नीटा ऑफ एक्स और यू ऑफ एक्स जो है वो किन्हीं फंक्शंस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो जरा, अब बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव अप टू इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। अब अच्छा जी आपने सबसे पहले तो एज इट इज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 पीछे की है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 4 तक इसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को डायरेक्टली यूज़ करूँगा। यस, यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 4 को डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो आपके पास ये थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको फाई ऑफ दिस और साई ऑफ दिस में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यूजिंग इनिशियल कंडीशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोलता है कि u जो है वो ईटा ऑफ एक्स होगा, था आपके पास स्टेटमेंट में एट t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ऊपर वाले रिजल्ट को आपने देखा, सो देयरफॉर अब u की जगह आपने ईटा ऑफ एक्स रख दिया और स्मॉल t की जगह 0 कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा ईटा ऑफ एक्स। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज ईटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस साई ऑफ एक्स। क्लियर? अब वैसे ही अब सेकंड वाली जो इनिशियल कंडीशन थी वो यूज़ होगी इसके डेरिवेटिव में, इट मीन्स यूटी में यूज़ कर सकते हैं हम। तो बच्चा जिसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज़ करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यस बचा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे को यहाँ पे इजीली कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है तो ये मिलेगा मेरे को डेरिवेटिव करके, उस भी अब आपने सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो जब सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज़ करोगे तो सेकंड इनिशियल कंडीशन क्या बोल रही थी कि यू टी जो है वो न्यू ऑफ एक्स के इक्वल रहेगा एट स्मॉल टी इज इक्वल टू 0। तो अब यू टी वाली इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 6 को देखो, और यू टी की जगह न्यू ऑफ एक्स और t की जगह 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अभी वैसे ही बचा जी यहाँ से अब इसने फाई डैश ऑफ एक्स और माइनस साई डैश ऑफ एक्स निकाले, दैट इज न्यू ऑफ एक्स अपॉन सी। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 7 बिटवीन द लिमिट 0 टू x। अब इस इक्वेशन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करूँगा तो ये डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 टू x। इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसको 0 टू x। क्लियर स्टूडेंट्स? और दिस रिजल्ट एज इट इज़, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसने इक्वेशन 8 ले लिया। ठीक है, अभी वैसे ही एडिंग इक्वेशन 5th एंड 8th। अब बचा जी इक्वेशन 5th और 8th को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से साई एक्स कैंसिल आउट आ जाएगा, आपको फाई ऑफ एक्स मिल जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th एंड 8th, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहाँ से आपको साई ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपने इन दोनों को उठाना है बच्चा जी, इन दोनों को उठाना है
साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स को उठाना है और इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब हमारे पास साई ऑफ एक्स था तो हमने वहाँ पे एक्स एक्स लिखा। अब साई ऑफ एक्स प्लस सी टी में जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्स दिखेगा वहाँ पे आपने एक्स प्लस सी टी और एक्स माइनस सी टी पुट कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये ध्यान में रखना बच्चा जी। उसके बाद इसने ईटा ईटा वाली टर्म्स को कंबाइन करके न्यू न्यू वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया है। अब ये देखो x माइनस सी टू टू 0 और 0 टू एक्स प्लस सी टी, तो बच्चा जी ये इंटेग्रल कंबाइन होकर चला जाएगा x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी, ठीक है। और विच इज़ डी-एलेमेंट सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन आया आपके पास वो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के लिए आया, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पूछेगा तो वहाँ पे उसने एक कंडीशन दे रखी थी हमारे को कि स्ट्रिंग जो है वो क्या करेंगे, हम रिलीज़ कर देंगे उसको रेस्ट की पोजीशन में, ठीक है। तो बच्चा जी अगर रेस्ट की पोजीशन में चली जाएगी स्ट्रिंग तो वहाँ पे न्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली सोल्यूशन को आपने देखना और वहाँ पे न्यू को 0 करना। जैसे न्यू 0 होगा तो ये रिजल्ट खत्म हो जाएगा, आपको u ऑफ x कॉमा टी जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? अभी नेक्स्ट बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा क्या बोलता है। एक्सप्रेस द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल मॉड vibrating string by using the variable separation method and obtain the particular solution for which use u of u is equals to f of x and ut is equals to g of at t is equals to 0, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को के पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, किसके लिए, इन इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, इसका मतलब आपको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को खत्म करने के लिए इसने हमारे को इनिशियल कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, कि u की वैल्यू f ऑफ x आप यूज़ कर सकते हो एट स्मॉल t इज इक्वल टू 0 और ut की वैल्यू आप g ऑफ x ले सकते हो एट स्मॉल t इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सेकंड स्टेटमेंट ऐसे ही पूछ सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है, फॉर बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पे x जो है वो 0 12 काम कर रहा है, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे इसने ली हैं कि u की वैल्यू u ऑफ 0 कॉमा टी, इसका मतलब कि x जब 0 है तो भी u 0 रहेगा और x जब l है तो भी u 0 रहेगा, ठीक है। आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ इनिशियल कंडीशन हमारे को दे रखी है कि u की वैल्यू f ऑफ x रहेगी एट x इज स्मॉल t इज इक्वल टू 0 और ut की वैल्यू g ऑफ x रहेगी एट स्मॉल t इज इक्वल टू 0। तो अच्छा इसके लिए मैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लेकर चला, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को मैं लेकर चला और अब स्टूडेंट्स आपको पता है बच्चा जी आपने काफ़ी सारे पीछे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। हमने जो सेकंड सेक्शन में भी अभी कर आ रहे हैं उसमें हम हीट इक्वेशन को डिस्कस करते थे, लेकिन सॉल्व करने का मेथड सभी का सेम है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने इक्वेशन फर्स्ट का जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में ले लिया, क्योंकि इक्वेशन जो थी वो एक्स और टी पे डिपेंड कर रही थी, तो मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो इसी फॉर्म में एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैंने यू ऑफ एक्स कॉमा टी जो है वो इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन ले लिया और वो कैसे लिया, कैपिटल एक्स ऑफ एक्स और बीटा ऑफ टी। तो अब जैसे मेरे को कैपिटल एक्स और ऑफ एक्स और बीटा ऑफ टी मिलेगा मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरे को रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो जरा, आप देखो अगर ये सोल्यूशन है इक्वेशन फर्स्ट का तो बच्चा जी ग्रांटेड ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे को रिटर्न में देयर फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट से ये मिलेगा कि एक्स बीटा डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश बीटा। यहाँ से मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिए और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद मैंने इसको इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट ले लिया दैट इज़ के, ठीक है। अभी फर्स्ट फ्रैक्शन को, फर्स्ट और लास्ट को मैंने सॉल्व किया, वहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड और लास्ट को सॉल्व किया, वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब मेरा मोटिव है इनको सॉल्व करना, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं इनको के के लिए सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब के को मैं एज्यूम करूँगा केस फर्स्ट व्हेन के इज़ इक्वल टू 0। तो यदि के जैसे 0 होगा देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0 बीटा डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी ये मेरे को एक्स ऑफ 2 टाइम, इसको अब मेरा मोटिव था यहाँ से एक्स निकालना और बीटा निकालना, तो 2 टाइम इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो 2 टाइम इंटीग्रेट करने के बाद हमारे को ये मिल जाएगा, वैसे ही मैंने इसको भी 2 टाइम इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को उठाना है और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना जहाँ पे आपने सोल्यूशन एज्यूम किया था, ठीक है। और बोलता है यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। अब इसके बाद आप बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब मैं बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि u की वैल्यू 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो u को मैंने 0 कर दिया और x की जगह मैंने 0 लिख दिया। तो ये मेरे को पास बचेगा c2 इंटू c3t प्लस c4। अब ये तो फंक्शन है t का, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? c2 को 0 होना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चा जी यहाँ से मैंने क्या ले लिया? c2 इज इक्वल टू 0। जब आप बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा, u 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्मॉल x भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा c2 इंटू c3t प्लस c4। ठीक है, बट यहाँ पे ये तो t का फंक्शन है, दिस इज़ नॉन जीरो, तो किसको 0 होना पड़ेगा? c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मेरे को c2 0 मिल गया। ठीक है, अब c2 को उठाया, जो मेरे पास ऊपर सोल्यूशन था उसको भी मैंने पुट कर दिया 0, तो ये मिल जाएगा मेरे को। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन को मैंने यूज़ किया, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि कैपिटल U की वैल्यू 0 रहेगी जब x क्या हो? L हो। तो जैसे ही हमने कैपिटल U को 0 किया और x की जगह हमने L रखा, तो ये मेरे पास रिजल्ट मिला c3t प्लस c4। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ फंक्शन ऑफ t, ये तो नॉन जीरो रहेगा बच्चा जी। अब l जो था वो भी एक लेंथ के लिए काम कर रहा था, अगर l 0 हो जाएगा तब तो वो स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए दिस इज़ नॉन जीरो, दिस इज़ नॉन जीरो, तो किसको 0 होना पड़ेगा? c1 को। c1 भी 0 हो गया। अब बच्चा जी c1 भी 0 हो गया, c2 भी 0 हो गया, तो ये कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब u ऑफ x कॉमा t 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारे को जो सोल्यूशन मिला बच्चा जी वो ट्रिवियल सोल्यूशन मिला। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब 0 सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन हमारे को हमेशा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने होते हैं। ठीक है, तो विच इज़ ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो ट्रिवियल आया, तो इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब वैसे हम केस सेकंड लेकर चले बच्चा जी। अब केस सेकंड क्या बोल रहा है कि k इज़ ग्रेटर दैन 0। अब k इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए मैंने k इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ले लिया। अब जहाँ पे ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में आपको k दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमने लैम्डा पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसको आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, जैसे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स मिलेंगे और रूट्स जैसे होंगे वैसे इसके पास सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास x ऑफ x मिल जाएगा और बीटा ऑफ t मिल जाएगा। अब इन दोनों को उठाना है और इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है। कर दिया पुट हमने। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया यहाँ पे, तो मेरे को c5 प्लस c6 इज इक्वल टू 0 मिल गया। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कैसे यूज़ करनी है वो आपने थर्ड सेक्शन में मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिखा है, तो इसलिए लिखा है डायरेक्ट क्योंकि अब इसको बड़े अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। वैसे ही यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि u की वैल्यू 0 होगी जब स्मॉल x जो है वो l हो, उसके लिए हमारे को ये कंडीशन मिल जाएगी। अब यहाँ से मेरे को, इससे तो मेरे को कोई पता नहीं लग रहा है बच्चा जी कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, अब इसको इसलिए मैं क्या करूँगा कि नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल चेक करने के लिए मैं इसका डिटर्मिनेंट लेकर चलूँगा, और अगर ये डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हम बोल देंगे कि इनके पास जो सोल्यूशन था वो क्या था? नॉन ट्रिवियल था। ठीक है, तो बोलता है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को लैम्डा 0 मिल गया, बट लैम्डा आप क्या लेकर चले थे? बट लैम्डा आप ग्रेटर दैन 0 लेकर चले थे, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल, इसके पास भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी निगलेक्ट कर दिया। अब थर्ड केस डिस्कस करेंगे, व्हेन k इज़ लेस दैन 0। अब k इज़ लेस दैन 0 को मैंने k इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर ले लिया, पुट कर दिया, वहाँ से x ऑफ x और बीटा ऑफ t मिला, उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया, तो ये सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे बच्चा जी यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिला, उसमें भी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया, c9 0 हो गया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ किया, लैम्डा की वैल्यू आपको n पाई अपॉन l मिल जाएगी। अब इक्वेशन 7 को देखो, जो अभी आपने सोल्यूशन बनाया है उसमें c9 को 0 करो और लैम्डा की जगह n पाई बाई l करो, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को यूज़ करना है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको ये फाइनल सोल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, बट इसने बोला था कि आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो बच्चा जी मेरे को यहाँ से an और bn को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनको ख़त्म करने के लिए मैं इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करूँगा। ठीक है,
तो अब इनिशियल कंडीशंस को देखो जरा मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। थर्ड इनिशियल कंडीशन क्या थी कि u की वैल्यू एफ ऑफ एक्स और स्मॉल टी जीरो। तो ऊपर वाले रिजल्ट को देखो, जहाँ पे u दिखता है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स और स्मॉल टी की जगह जीरो पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ से विच इज़ फोरियर साइन सीरीज। अगर बच्चा ये फोरियर साइन सीरीज की फॉर्म में, तो आपको पता है कैसे निकालना है। ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन अपर लिमिट दैट इज एल 0 to L एफ ऑफ एक्स, जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन काम कर रहा है, और इनटू साइन ऑफ दिस। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड इनिशियल कंडीशन यूज़ होगी वो किस में होनी थी, यूटी में। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करके उसके बाद आप इसमें फोर्थ कंडीशन यूज़ करो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन। तो फोर्थ इनिशियल कंडीशन यूज़ करके बचा ये जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मिलेगा, और दिस इज अगेन फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज। और यहाँ से आपने कांस्टेंट जितना भी यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दो, आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बचा जी क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद देखोगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 मैं नेक्स्ट वीडियो से करवाऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद ट्राई करना है आपने। अभी बाय बच्चा।